गुरु प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी उस बहन की है जिसे उसके अपने भाई ने पैतृक घर के दरवाजे से लौटा दिया। हाथ में कागज थे, आंखों में आंसू थे, पर मन में बदला नहीं। सिर्फ ये प्रश्न था कि क्या न्याय और रिश्ते दोनों बच सकते हैं। बहन का नाम सविता था और भाई देवेंद्र। माता पिता के रहते घर में हर त्योहार साथ मनता था। पिता कहा करते थे, यह आंगन ईंटों से नहीं, तुम दोनों की आवाजों से घर है। माँ के जाने के बाद देवेंद्र परिवार सहित वहीं रहने लगा और सविता अपने ससुराल के शहर में थी। वर्षों तक कोई विवाद नहीं हुआ। फिर एक दिन पुराने घर की कीमत बढ़ी और कागजों की चर्चा शुरू हुई। संगत जी, असली परीक्षा धन की नहीं, मन की होने वाली थी। संगत जी, संपत्ति का विवाद केवल पैसे का हिसाब नहीं बिगाड़ता। वह बचपन की याद, माता पिता का सम्मान और अगली पीढ़ी का संबंध भी प्रभावित करता है। इसलिए समस्या छोटी हो तभी दस्तावेज और अपेक्षाएं स्पष्ट कर देना दूरदर्शिता है। पैतृक घर में एक व्यक्ति वर्षों से रह रहा हो तो उसके श्रम और जरूरत को भी देखना चाहिए, लेकिन इससे दूसरे वारिस का सम्मान या वैध हिस्सा अपने आप समाप्त नहीं होता। न्याय सभी पक्षों की वास्तविकता सुनता है, इसलिए बातचीत आरोप से नहीं, स्वामित्व, योगदान और भविष्य की साफ सूची से शुरू होनी चाहिए। अब एक पल अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या कोई छोटी चुप्पी, अधूरा हिसाब या टली हुई बातचीत आपका ध्यान मांग रही है? आज केवल एक साफ कदम चुनिए और उसे समय लिखकर पूरा कीजिए। साखी का फल तभी है जब सुनना व्यवहार में बदले। याद रखिए, संकट का पहला उत्तर घबराहट नहीं, स्थिति को पूरा देखना और सुरक्षित पहला कदम उठाना है। सविता को नगर कार्यालय से पता चला कि घर के हस्तांतरण की तैयारी हो रही है। उसने भाई को फोन किया और कहा, मैं झगड़ा नहीं चाहती, बस बैठकर पिता की इच्छा और कागज साफ समझ ले। देवेंद्र ने उत्तर दिया, तू तो अपने घर की हो गई, यहां तेरा क्या है? ये वाक्य उसके दिल में लगा। फिर भी वह दस्तावेजों की प्रतियां लेकर पैतृक घर पहुंची। दरवाजे पर भाई की पत्नी और दो पड़ोसी खड़े थे। देवेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, यहां लालच लेकर मत आना। संगत जी, रिश्ते का विवाद भीड़ में मत सुलझाइए, अपमान सच को और दूर कर देता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, ताकि ये बात हर परिवार तक पहुंचे कि कागज साफ हो और भाषा भी साफ हो। देवेंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सार्वजनिक अपमान से कोई पक्ष जल्दी नहीं समझता, वह केवल अपनी रक्षा में और कठोर होता है। अगर बात गंभीर है तो समय, स्थान और उपस्थित लोगों का चयन कीजिए। मर्यादा से कही गई बात भी पूरी तरह दृढ़ हो सकती है। देवेंद्र के शब्दों के पीछे भय था, पर भय अपमान का लाइसेंस नहीं। कई परिवारों में व्यक्ति अपनी असुरक्षा को अधिकार की ऊंची आवाज बना लेता है। अगर हम भय को पहचान लें तो समाधान की भाषा बदल सकती है, पर गलत व्यवहार को नाम देना और रोकना फिर भी जरूरी रहता है। इस हिस्से को सुनकर किसी एक व्यक्ति की बात बिना टोके 5 मिनट सुनने का संकल्प लें। कई बार समाधान देने से पहले उपस्थित रहना जरूरी होता है। नाम मन को शांत करे और आपकी भाषा सामने वाले के लिए सुरक्षित स्थान बने। घर की भाषा बदलती है तो वही परिस्थिति धीरे धीरे नए अर्थ और नए समाधान दिखाने लगती है। बारिश शुरू हो गई। सविता बरामदे की सीढ़ी पर कुछ पल खड़ी रही। बचपन में इसी दरवाजे से भाई उसका स्कूल बैग उठाकर दौड़ता था। आज वही दरवाजा उसके चेहरे पर बंद था। उसने न गाली दी, न पड़ोसियों को जमा किया। वह सीधे अपनी मौसी के घर गई और सारे कागज एक लिफाफे में रख दिए। रात को पति ने कहा, हम अदालत जाएंगे। सविता बोली, जरूरत पड़ी तो जाएंगे, लेकिन पहले तथ्य और निष्पक्ष बातचीत। संगत जी, धैर्य कमजोरी नहीं होता और क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि कोई आपका हक छीनता रहे। आध्यात्मिक मर्यादा हमें चुपचाप अन्याय सहना नहीं, बिना नफरत के उचित कदम उठाना सिखाती है। सविता ने निर्णय लिया कि आगे की हर बात लिखित और किसी निष्पक्ष बुजुर्ग की उपस्थिति में होगी। धैर्य का अर्थ अनिश्चित समय तक चुप रहना नहीं। धैर्य का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले तथ्य जुटाना, सही सलाह लेना और ऐसा उत्तर चुनना जो कल भी सही लगे। यही नाम से मिली स्थिरता का व्यावहारिक रूप है।
सविता ने हर फोन के बाद छोटा लिखित सार भेजना शुरू किया। तारीख, प्रस्ताव और अगला कदम दर्ज होने से यादों का विवाद कम हुआ। यह ठंडापन नहीं था, भावनाओं से भारी विषय में साझा रिकॉर्ड वह रेलिंग है जो दोनों को गिरने से बचाती है। आज कागज पर समस्या, तथ्य और अगला कदम अलग अलग लिखिए। डर अक्सर तीनों को मिला देता है। जब तथ्य साफ होते हैं तो प्रार्थना के बाद कर्म की दिशा भी साफ दिखाई देती है और मन अनावश्यक कल्पना से बचता है। सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन जितनी जल्दी सच सामने आए उतना कम नुकसान आगे बढ़ता है। उस रात वह सो नहीं सकी। बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, मालिक, मेरे मन में भाई के लिए जहर मत भरने देना। मुझे उसका बुरा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना साहस देना कि मैं अपने माता पिता की दी हुई गरिमा और अपना उचित हिस्सा भी सच के साथ रख सकूं। सिमरन के दौरान उसके भीतर एक साफ भाव आया। पहले अपनी भाषा बचा, फिर कागज समझ और फैसला किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कर जो दोनों का हित देख सके। संगत जी, अगर आपके परिवार में जमीन, घर या दुकान का विवाद है तो क्रोध में संदेश और आरोप आगे मत भेजिए। एक दिन रुकिए, दस्तावेज पढ़िए, विशेषज्ञ सलाह लीजिए और बात दर्ज कीजिए। इस साखी को ऐसे परिवार तक जरूर भेजिए। अगले दिन मौसी ने एक पुराना लोहे का संदूक खोला और उसमें पिता की डायरी मिली। अरदास में यह मांगना कि सामने वाला हार जाए मन को और बांधता है। यह मांगना कि सत्य स्पष्ट हो, दोनों का विवेक जागे और मैं गलत कदम से बचूं। यह प्रार्थना व्यक्ति को कर्म के योग्य बनाती है। प्रार्थना के बाद उसने पति और मौसी की राय सुनी, लेकिन निर्णय क्रोध में किसी और को सौंप नहीं दिया। भीतर की शांति का अर्थ अपनी बुद्धि का उपयोग बंद करना नहीं। सलाह ले, विकल्प समझे और फिर ऐसा रास्ता चुने जिसमें सत्य, सुरक्षा और दीर्घकालिक संबंध तीनों का ध्यान हो। किसी भारी निर्णय से पहले 24 घंटे एक भरोसेमंद सलाह और पूरा हिसाब, इन 3 बातों को याद रखिए। जल्दी की आग में लिया निर्णय लंबे समय की राख बन सकता है। शांत विराम भी मालिक की दी हुई बुद्धि का उपयोग है। मर्यादा बचाने का अर्थ मौन रहना नहीं, सही समय, सही मंच और साफ शब्द चुनना है। डायरी में कोई कानूनी वसीयत नहीं थी, इसलिए सविता ने उसे अंतिम प्रमाण नहीं माना। लेकिन एक पन्ने पर पिता ने लिखा था, देवेंद्र घर संभालेगा, पर बेटी का सम्मान और उचित हिस्सा कभी कम नहीं होगा। जो भी फैसला हो, दोनों की सहमति से हो। शब्द पढ़ते ही सविता रो पड़ी। उसे पिता की आवाज सुनाई देने जैसा भाव आया, पर उसने इसे चमत्कार नहीं कहा। यह माता पिता की पुरानी शिक्षा थी जो लालच के शोर में दब गई थी। उसने प्रमाणित कागजों की सूची बनाई, स्थानीय संपत्ति सलाहकार से नियम समझे और एक सेवानिवृत्त अध्यापक को मध्यस्थ बनने को कहा, जिनका दोनों सम्मान करते थे। श्रद्धा के साथ तथ्य जोड़ना जरूरी है। केवल भाव से संपत्ति नहीं बनती और केवल कानून से रिश्ते नहीं बचते। दोनों को साथ चलाने के लिए साफ नीयत चाहिए। पुरानी डायरी, तस्वीर या माता पिता का वचन भाव जगा सकता है, पर जरूरी कानूनी निर्णय योग्य सलाह और वैध दस्तावेज पर ही होना चाहिए। भावना और प्रक्रिया का यह अंतर घर को आगे के विवाद से बचाता है। पिता की डायरी ने देवेंद्र को नैतिक दर्पण दिखाया, मगर सविता ने उसे कानूनी हथियार बनाकर पेश नहीं किया। यह परिपक्वता थी। भावनात्मक स्मृति दिल खोल सकती है। वैध समझौता विशेषज्ञ समीक्षा, साफ स्वामित्व और स्वतंत्र सहमति से ही टिकता है। सिमरन के बाद आज स्वयं से पूछिए, मैं किस बात से भाग रहा हूं और कौन सा छोटा ईमानदार कदम अभी संभव है। उत्तर बड़ा न हो तो भी चलेगा। सच्ची दिशा अक्सर एक फोन, एक माफी या एक लिखित योजना से शुरू होती है। प्रार्थना के बाद उठाया गया जिम्मेदार कदम ही भीतर के भरोसे को बाहर की दिशा देता है। मध्यस्थ ने देवेंद्र को पत्र भेजा। उसने पहले मना किया, फिर पता चला कि बिना बहन की सहमति कुछ दस्तावेज आगे नहीं बढ़ सकते। उसका गुस्सा बढ़ा और उसने रिश्तेदारों में कहा कि सविता घर छीनना चाहती है। सविता ने जवाब में कोई अभियान नहीं चलाया। उसने केवल इतना लिखवाया, मैं घर से किसी को निकालना नहीं चाहती। मुझे बाजार भाव, माता पिता की इच्छा और दोनों परिवारों की जरूरत देखकर उचित
लिखित समझौता चाहिए। संगत जी, अगर कोई आपके बारे में आधी बात फैला रहा हो, तो हर दरवाजे पर सफाई देना जरूरी नहीं। अपना तथ्य सुरक्षित रखें, सही मंच चुनें और जुबान को नाम में रखें। कमेंट में लिखिए, सच और मर्यादा साथ। उसी सप्ताह देवेंद्र के घर एक ऐसी कठिनाई आई जिसने बहन के मन की भी परीक्षा ले ली। अफवाह का उत्तर हर अफवाह नहीं। एक साफ लिखित स्थिति, प्रमाण और निष्पक्ष मंच अधिक प्रभावी होते हैं। अपनी ऊर्जा लोगों को मनाने में नहीं, सही समाधान बनाने में लगाइए। रिश्तेदार अक्सर अधूरी बात सुनकर पक्ष चुन लेते हैं। सविता ने उनसे फैसला नहीं मांगा। उसने कहा कि जब समाधान हो जाएगा तब पूरी बात बताएगी। इस संयम ने कलह का बाजार छोटा रखा और मध्यस्थ को शोर के बजाय वास्तविक दस्तावेजों पर काम करने दिया। अपने परिवार में सप्ताह का एक छोटा समय बिना आरोप के बातचीत के लिए रखें। वहां हर व्यक्ति बताए कि उसे किस सहायता की जरूरत है और वह कौन सी जिम्मेदारी लेगा। साझा कठिनाई साझा अनुशासन से हल्की होती है। छोटा नियमित प्रयास मन को हर दिन यह प्रमाण देता है कि रास्ता बंद नहीं हुआ है। देवेंद्र की पत्नी सीढ़ियों से फिसल गई और हाथ में गंभीर चोट आई। अस्पताल ले जाना पड़ा। देवेंद्र का बेटा शहर से बाहर था और घर में बुजुर्ग सास अकेली थी। खबर सविता तक पहुंची। एक पल के लिए मन बोला, जिसने दरवाजा बंद किया था अब उसे समझ आएगा। अगले ही पल उसने नाम लिया और सोचा, किसी की पीड़ा सौदे का समय नहीं होती। वह अस्पताल पहुंची, डॉक्टर की बात सुनी, दवाई लाई और सास को अपने साथ रखा। लेकिन उसने संपत्ति के कागज उस समय नहीं खोले, सेवा को सौदा नहीं बनाया। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट रखा कि स्वस्थ होने के बाद मध्यस्थता की बैठक होगी। यही संतुलन है संगत जी। दिल में दया, व्यवहार में सीमा। क्षमा अपने चरित्र को बचाती है, स्पष्ट सीमा अन्याय को बढ़ने से रोकती है। दुखी व्यक्ति की सेवा करके बदले में निर्णय मांगना सेवा को सौदा बना देता है। मदद करिए, क्योंकि इंसानियत और रिश्ता पुकारते हैं। विवाद को अलग समय पर साफ प्रक्रिया से सुलझाइए। अस्पताल में बहन ने भाई की पत्नी की सेवा की, फिर थक कर अपने घर लौटी और अगले दिन अपनी सीमा दोहराई। सेवा करते करते स्वयं को मिटा देना जरूरी नहीं। शरीर, समय और परिवार की सीमा रखना व्यक्ति को लंबे समय तक दयालु रहने योग्य बनाता है। अगर सहायता अचानक मिले तो कृतज्ञता के साथ जांच भी रखें। स्रोत, शर्त और सही उपयोग समझना अविश्वास नहीं, विवेक है। मालिक का नाम हमें भावुक जल्दबाजी से बचाकर साफ स्वीकार और साफ इनकार दोनों की शक्ति देता है। सहारा मनुष्य के हाथ से आए तो भी कृतज्ञता मालिक तक जाती है और जिम्मेदारी हमारे पास रहती है। अस्पताल की रात देवेंद्र ने बहन को अपनी पत्नी के सिरहाने बैठे देखा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीमे से पूछा, तू आई क्यों? सविता ने कहा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन जो कागज की बात है उसे हम सच और बराबरी से ही सुलझाएंगे। देवेंद्र लंबे समय तक चुप रहा। बोला, मुझे डर था कि घर बंट गया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उस डर ने मुझे लालची और कठोर बना दिया। मैंने लोगों के सामने तेरा अपमान किया। सविता ने कहा, डर समझ सकती हूँ, अपमान सही नहीं ठहरा सकती। माफी तभी पूरी होगी जब हम दोनों साफ समझौते पर बैठेंगे और आगे एक दूसरे की इज्जत नहीं तोड़ेंगे। संगत जी, सच्ची माफी केवल भावुक शब्द नहीं, वह बदले हुए व्यवहार और जिम्मेदारी मांगती है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस सीख को परिवारों तक पहुंचाएं। माफी के 3 अंग हैं: गलत बात को नाम देना, उससे हुए दर्द को स्वीकारना और व्यवहार बदलना। केवल मुझे माफ कर दो कह देना भरोसा नहीं लौटाता। समय और लगातार सम्मान उसे धीरे धीरे बनाते हैं। देवेंद्र की माफी में एक कठिन वाक्य शामिल था, मैंने डर के कारण तेरा अपमान किया, लेकिन चुनाव मेरा था। बहाने और कारण में यही अंतर है। कारण व्यवहार समझाता है, जिम्मेदारी उसे बदलने का दायित्व स्वीकारती है। माफी मांगनी हो तो केवल शब्द न बोलें, यह भी बताइए कि आपने क्या समझा, क्या बदलेंगे और सामने वाला बदलाव कब देखेगा। इसी तरह माफी देते समय अपनी उचित सीमा स्पष्ट रखें। प्रेम और जिम्मेदारी साथ चलें। दया और न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं, साफ नीयत उन्हें एक ही रास्ते पर साथ चला सकती है। मध्यस्थता की बैठक हुई। संपत्ति का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया। देवेंद्र घर में रहना चाहता था,
इसलिए तय हुआ कि वह सविता के उचित हिस्से की रकम चरणों में देगा। भुगतान की तिथियां लिखी गई। दोनों पक्षों ने सलाह लेकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और घर बेचने की मजबूरी टल गई। सविता ने कोई अवास्तविक त्याग नहीं किया और देवेंद्र को अचानक सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। न्याय ने दोनों की वास्तविकता देखी। पिता की डायरी बैठक में केवल नैतिक स्मरण रही। फैसला सही कागज और सहमति से हुआ। पहली किस्त मिलने पर सविता ने पैसे का छोटा हिस्सा माता पिता की याद में शिक्षा सहायता के लिए दिया। उसने यह दिखावे के लिए नहीं किया। वह चाहती थी कि विरासत केवल धन नहीं, सेवा भी बने। मालिक की कृपा ने घर को जादू से नहीं जोड़ा। उसने दोनों को सच स्वीकारने की विनम्रता दी। न्याय हमेशा सब कुछ आधा काटना नहीं। किसी का घर में रहना, किसी की आर्थिक जरूरत, बाजार मूल्य और भुगतान की क्षमता, इन सबको निष्पक्ष सलाह से जोड़कर समाधान बन सकता है। मध्यस्थ ने दोनों से अलग अलग पूछा कि उनकी न्यूनतम जरूरत क्या है और कौन सा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं। फिर साझा बैठक हुई। पहले सुनना, फिर विकल्प, उसके बाद संख्या। इस क्रम ने भावनात्मक विस्फोट को कम किया। अच्छे समाधान में प्रक्रिया भी परिणाम जितनी महत्वपूर्ण होती है। आज अपनी पुरानी आदत के लौटने की स्थिति पहले से सोचिए। डर, गुस्सा या लालच आए तो आप किसे फोन करेंगे, कौन सा वाक्य बोलेंगे और कौन सा निर्णय एक दिन रोकेंगे। तैयारी मन को संकट में नया रास्ता याद दिलाती है। राहत के बाद पुरानी आदत लौटे तो खुद को दोष नहीं, नया अभ्यास याद दिलाइए। कुछ महीनों बाद त्योहार आया। परिवार ने फिर उसी आंगन में मिलने का निर्णय किया। सविता दरवाजे पर पहुंची तो पुराना अपमान याद आया। क्या वो सहज होकर भीतर जा सकेगी? क्षमा का दावा करना आसान था, स्मृति के सामने टिकना कठिन। देवेंद्र बाहर आया और इस बार सबके सामने बोला, बहन, उस दिन मैंने ये दरवाज़ा बंद किया था। आज मैं माफ़ी के साथ इसे खोल रहा हूँ। घर में तेरी जगह कागज से नहीं, रिश्ते से भी है। सविता ने उसे गले लगाया, पर दोनों जानते थे कि भरोसा एक दिन में पूरा नहीं लौटता। उन्होंने तय किया कि आगे पैसों और देखभाल की बड़ी बात लिखित होगी और असहमति निजी बैठक में होगी। संगत जी, कमेंट में लिखिए, क्षमा के साथ स्पष्टता। यही वाक्य कई घर बचा सकता है। क्षमा स्मृति मिटाना नहीं, वह स्मृति को बदले का आदेश बनने से रोकती है। सीमा यह सुनिश्चित करती है कि वही अपमान फिर सामान्य व्यवहार न बन जाए। दोनों साथ हों तो रिश्ता सुरक्षित ढंग से नया अवसर पा सकता है। त्योहार पर गले मिलना सुंदर था, लेकिन भरोसे की असली वापसी आगे के महीनों में समय पर भुगतान, सम्मानजनक फोन और बिना ताने के बातचीत से हुई। रिश्ते बड़े दृश्य से नहीं, छोटे लगातार व्यवहार से ठीक होते हैं। राहत मिलने पर सबसे पहले कृतज्ञता, फिर प्राथमिकता की सूची बनाइए। सुविधा से पहले किसका हक है, किस वचन की तारीख निकट है और किस संबंध की मरम्मत जरूरी है। इन्हें लिखना कृपा को जिम्मेदार कर्म में बदलता है। जिसका हक पहले है, राहत का पहला हिस्सा भी उसी दिशा में जाना सच्ची ईमानदारी है। बाद में सविता ने अरदास करते हुए कहा, मालिक, आपने भाई का दिल बदलने से पहले मेरा मन बदले की आग से बचाया। अगर मैं अपमान के उत्तर में अपमान करती तो सही हिस्सा मिल भी जाता, पर पिता का घर भीतर से टूट जाता। उसे यह भी समझ आया कि केवल दयालु होना पर्याप्त नहीं, दया के साथ आत्मसम्मान, नियम और सीमा जरूरी है। बहन होना अधिकार छोड़ना नहीं, भाई होना कब्जे का प्रमाण नहीं। दोनों का धर्म है कि विरासत को साफ और न्यायपूर्ण रखे। सद्गुरु की कृपा कई बार दूसरे को तुरंत बदलने में नहीं, हमें ऐसा चरित्र देने में होती है जो न लालच में झुके, न नफरत में जले। जहाँ मन नाम में ठहरता है, वहाँ सत्य कठोर हथियार नहीं रहता, वह उपचार का रास्ता बन सकता है। आत्मसम्मान ऊंची आवाज से नहीं आता, वह साफ बात, पूरे कागज, समय पर उत्तर और भीतर नफरत न पालने से बनता है। सविता ने यही व्यक्तित्व चुना। क्षमा का एक लाभ यह भी है कि अगली पीढ़ी को विरासत में नफरत नहीं मिलती। सविता और देवेंद्र ने बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराई रोक दी। असहमति बनी रही, पर उन्होंने बच्चों को वयस्क विवाद का हथियार नहीं बनाया। इस सीख को टिकाने के लिए एक छोटी व्यवस्था बनाइए। अलग खाता, साझा कैलेंडर,
अध्ययन सूची, लिखित समझौता या साप्ताहिक संवाद। भावना शुरुआत करती है, पर नियमित व्यवस्था बदलाव की रक्षा करती है। सीख तभी स्थायी है जब उसके लिए घर, समय और हिसाब में छोटी जगह तय की जाए। इस साखी की सीख है कि पैतृक संपत्ति का विवाद समय रहते साफ कागजों और सम्मानजनक संवाद से सुलझाइए। माता पिता भी अपनी इच्छा स्पष्ट लिखें। बच्चों में भेद, मौखिक वचन और अधूरे दस्तावेज आगे भारी कला बना सकते हैं। क्षमा कीजिए, पर अन्याय को नियम मत बनने दीजिए। कानूनी या विशेषज्ञ सलाह लेना अविश्वास नहीं, स्पष्टता है। मध्यस्थता, मूल्यांकन, लिखित समय सारणी और सम्मानजनक भाषा ये रिश्ते को सांस देते हैं। अगर यह साखी आपके दिल तक पहुंची, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। किसी ऐसे परिवार तक इसे भेजें जहां संपत्ति ने बोलचाल बंद कर दी है। मालिक हमें विरासत में केवल हिस्सा नहीं, विनम्रता दे, न्याय में कठोरता नहीं, मर्यादा दे और क्षमा में कमजोरी नहीं, सच्ची शक्ति दे। राधा स्वामी जी। आज अपने परिवार के बड़े आर्थिक विषय लिखिए। मालिकाना हक, जिम्मेदारी, बुजुर्गों की देखभाल और खर्च। स्पष्टता प्रेम को कम नहीं करती, वह भविष्य की गलत फहमी से प्रेम की रक्षा करती है। यदि माता पिता जीवित है तो संपत्ति, देखभाल और अपेक्षाओं पर समय रहते स्पष्ट, वैध और निष्पक्ष दस्तावेज बनवाना प्रेम का काम है। मौन छोड़ जाना आध्यात्मिक त्याग नहीं। कभी कभी वही मौन बच्चों के बीच वर्षों की कड़वाहट बन जाता है। वीडियो समाप्त होने के बाद 2 मिनट शांत बैठिए और आज का एक वचन लिखिए। ऐसा वचन जो आपकी क्षमता के भीतर हो, किसी का हक बचाए और मन को नाम से जोड़े। छोटी पूरी प्रतिज्ञा बड़े अधूरे संकल्प से अधिक पवित्र होती है। अंतिम जीत बाहर की घटना नहीं, भीतर सच, विनम्रता और नाम की डोर बची रहना है।